डिपार्टमेंट है BLK मैक्स हॉस्पिटल, और मेरे साथ में जो डॉक्टर हैं डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल, ये भी काफ़ी सीनियर डॉक्टर हैं, एसोसिएट डायरेक्टर GI कैंसर विशेषज्ञ। हम दोनों सर्जन्स हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ GI ऑन्को सर्जरी BLK मैक्स हॉस्पिटल के अंदर संभालते हैं। और आज आपका स्वागत करते हैं कि आप मीडिया से हमारे पास आए, और उसका धन्यवाद करते हैं कि आपने समय निकाला। मेन चीज जो है, जो हमारा मेन मकसद है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो ये है कि जो BLK मैक्स हॉस्पिटल का एक इनिशिएटिव है कैंसर मुक्त हरियाणा, उसके तहत एक तरीके की एक OPD सर्विसेज बहुत समय से जो पेंडिंग चल रही थी कि किसी तरीके से हम नज़दीकी क्षेत्र के अंदर कैंसर के लिए को OPD सर्विसेज चालू करें, ताकि जो कैंसर के जो मरीज हैं पर्टिकुलरली जिनको एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करानी है या इनिशियल एक अपनी सलाह लेनी है कोई भी सिम्टम को रिलेटेड, तो उनको जाने के लिए दिल्ली ना जाना पड़े और सीधा वो यहाँ पे हमारी OPD सर्विसेज के अंदर हमसे मिल सकते हैं और अपने इलाज के बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। तो जो हमारी तरफ से जो सर्विसेज रहेंगी वो बेसिकली करनाल के अंदर डॉक्टर रावल हॉस्पिटल के साथ एक एसोसिएशन बनी है BLK हॉस्पिटल के लिए, जिसमें OPD सर्विसेज स्टार्ट की गई हैं हमारे डिपार्टमेंट द्वारा, जिसमें डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल और हम महीने के अंदर 2 बार या उससे बाद में अगर सर्विसेज और रिक्वायर्ड रहेंगी तो इवन उसको बढ़ाया जा सकता है। अभी इनिशियल फेज के अंदर महीने में एटलीस्ट 2 बार जो है OPD सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएगी। आगे एक बार आपको डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल थोड़ा बताएंगे विस्तार से कि किस तरीके की सर्विसेज जो है ना उपलब्ध रहेंगी। आप सबको मेरा बहुत नमस्कार, बहुत आभारी आप लोग टाइम निकाल कर हमारे पास आए। तो मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल, जैसे सर ने बताया, गैस्ट्रो सर्जन डीलिंग विद कैंसर्स ऑफ GI ट्रैक्ट। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा GI ट्रैक्ट क्या है। शायद काफी दर्शकों को हमारी ये ना समझ आए कि GI ट्रैक्ट है। तो GI ट्रैक्ट है हमारे मुंह से लेकर लैट्रिन के रास्ते तक जितने बीच ऑर्गन आते हैं उनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। तो उसमें हमारा फूड पाइप, स्टमक, लिवर, गॉलब्लैडर, पैंक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंत और लैट्रिन का रास्ता, ये सब GI ट्रैक्ट के अंदर आता है। और इसमें अगर आप इंडिया में देखेंगे लंग कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के बाद GI ट्रैक्ट कैंसर बहुत कॉमनली नॉर्थ इंडिया में देखे जाते हैं, स्पेशली गॉलब्लैडर कैंसर और लार्ज कोलोन कैंसर यानी लार्ज इंटेस्टाइनल कैंसर। आप देखेंगे डॉक्टर रावल और डॉक्टर कविंदर हमारे को ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत आभारी हूँ डॉक्टर रावल का और डॉक्टर कविंदर का कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि उनके शहर में आकर हम ये सर्विस प्रोवाइड कर सकें। तो जैसा मैं आपको बता था GI ट्रैक्ट में ये सब ऑर्गन्स आते हैं, तो उन्हीं के कैंसर का सर्जिकल ट्रीटमेंट हम लोग डील करते हैं। तो यहाँ पर बस OPD थर्टी ने कही है कि कई बार पेशेंट इसी जो दिल्ली से दूर रहते हैं काफी डिले उन पर ट्रीटमेंट हो जाता है कि कभी उनको समझ नहीं आता कहाँ दिखाना है, किससे सही डायरेक्शन ही नहीं मिल पाती, और वो दिल्ली तक पहुँचना नहीं हर एक के लिए बहुत पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए हम यहाँ पर महीने में 2 बार OPD करेंगे, जिससे कि पेशेंट को इनिशियल गाइडेंस यहाँ पे मिल जाए। और उसको हम ज्यादातर आप देखेंगे जो मेजर जनरल सर्जिकल सर्विसेज है और मेडिकल सर्विस है वो डॉक्टर रावल हॉस्पिटल में ऑलरेडी अवेलेबल है। जनरल सर्जरी सारी सुविधाएं डॉक्टर रावल हॉस्पिटल में है। जनरल मेडिसिन की ज्यादातर पेशेंट मैंने इनफैक्ट देखा है कि वार्ड में जाके काफी कॉम्प्लेक्स जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो भी यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। बस एक कैंसर का ऐसा पार्ट है जिसके लिए पेशेंट का इनिशियल इवैल्यूएशन यहाँ पे हो सकता है, और अगर उसको कोई एडवांस ट्रीटमेंट की जरूरत है तो पेशेंट दिल्ली आ सकता है। और इनफैक्ट ट्रीटमेंट होने के बाद भी वो हमसे फॉलोअप, क्योंकि कैंसर में ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट हो गया तो पेशेंट का ट्रीटमेंट इतनी जल्दी खत्म नहीं होता, पेशेंट को मल्टीपल फॉलोअप रिक्वायर्ड होते हैं। तो वो फॉलोअप पेशेंट अगर मान लीजिए करनाल के आसपास है तो वो यहीं रावल हॉस्पिटल में कर सकते हैं। थैंक यू। आपकी स्क्रीनिंग भी शुरू हो गई कैंसर रोगियों को देखने के लिए जो स्क्रीनिंग है वो शुरू हो गई आपकी करने वाले भविष्य। तो आने वाले टाइम पे स्क्रीनिंग भी स्टार्ट की जा सकती है, जैसे आपने पूछा, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें स्क्रीनिंग मतलब जो होता है कि GI कैंसर से रिलेटेड स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं वो अभी आप कहें कि हमारे देश के अंदर अभी अप्रूव्ड नहीं है।
कहीं के ICMR गाइडलाइंस कोई कैंसर प्रोग्राम, स्क्रीनिंग कैंसर प्रोग्राम GI कैंसर के लिए अप्रूव करती है, ऐसा नहीं है। सिलेक्टिव स्क्रीनिंग बोली जाती है, जैसे कि किसी को अगर हाई रिस्क फीचर्स हैं, सपोज कोई लगता है कि हमारे को कि कोई सिम्टम ऐसा है जो 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है, किसी को समस्या ऐसी लग रही है कि जिससे उसको सलाह लेनी है, तो उन केसेस में स्क्रीनिंग की जाती है। रेगुलर स्क्रीनिंग प्रोग्राम सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा या ICMR द्वारा अप्रूव नहीं है। इस बाकी जो स्क्रीनिंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया या सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग या प्रोस्टेट कैंसर के लिए जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं, वो डेफिनेटली एक वो छोटे टेस्ट होते हैं, वो आगे आगे जैसे जैसे इनिशिएटिव बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स भी आगे इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। आप किस प्रकार कैंसर का इलाज, सभी तरह का है या कुछ स्पेशल है उसका कोई? नहीं, हम GI के कैंसर जैसे ये एक्सप्लेन कैंसर में तो जो आपको लिवर, गॉल ब्लैडर, बड़ी आंत, छोटी आंत, पैनक्रियास, उन्हीं कैंसर से इलाज करते हैं। सर, किसी भी व्यक्ति को जब कैंसर हो जाता है, डॉक्टर की फीस, टेस्ट इतने होते हैं कि अगले आदमी का पूरे तरीके से घर बिक जाता है। लेकिन कई बार जो है वो बंदा भी ठीक नहीं हो पाता और टेस्ट पे ही जो है आदमी जो है पूरा परिवार भी कमज़ोर हो जाता है। लेकिन उसको पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं किया जाता है कि भाई आप ठीक हो जाओगे। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उसकी फीस भी बहुत है। एक आज इसका आंसर मैं करता हूँ। जो BLK के साथ मिलके GI जो पेट के जो संबंधित कैंसर है, उनकी हमने OPD शुरू करने का मकसद यही है कि जब मरीज आता है लेट, जब लाइलाज हो जाए, फिर कोई भी टेस्ट करे उसका कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आपको लगता है कि मेरे को एसिडिटी हो रही है, पेट में दर्द, एसिडिटी है, और आप दवाई खाई जाओ, पता लगे आपको स्टमक का कैंसर है। अब आम डॉक्टर जो इसको डील नहीं करता, वो तो एसिडिटी की दवाई देता रहेगा और वो कैंसर फैल जाएगा, और वो फिर बाद में टेस्ट पे टेस्ट करके वो लाइलाज हो जाएगा। वही मरीज अगर लगता है कि जैसे उन्होंने बोला 2 हफ्ते से उसको एसिडिटी चल रही है, तेजाब बनता है, भूख नहीं लगती, हल्का सा पीलिया है, वो इसको देख के फट पकड़ लेगा क्योंकि इनका फील्ड है ये, तो ये उसको जल्दी पकड़ के सस्ते में जल्दी अच्छा इलाज कर सकते हैं और मरीज ठीक हो। लेकिन सर, शुरू में तो आम आदमी को ये लगता है ना कि नेचुरली जो उसके साथ में घटना घट रही है, जिस तरह खांसी होगी, सांस होगी या कुछ और भी जो चीज़ होती है, वो नेचुरली होती हैं, जो है जैसे मौसम चेंज होता है। तो ऐसे में उसको कैसे पता लगेगा, किस तरीके से बताएंगे? डॉक्टर दवाई दे देते हैं, ट्रीटमेंट दे देते हैं, लेकिन वो बाद में 3 महीने बाद, 6 महीने के बाद में फिर वो शुरुआत होती है। शुरुआत में लेकर आप सिम्टम्स के बारे में आप बताइएगा। शुरुआत में सर कैसे? देखिए, वो ये आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। तो उसका तरीका ये है कि अवेयरनेस, पेशेंट को हम वो अवेयरनेस के अलग तरीके हैं, जैसे आजकल बहुत सारा मीडिया में सोर्स है, तो अवेयरनेस पेशेंट को सिम्टम देखिए, तो अगर कुछ मेजर सिम्टम बताऊँ तो जैसे ब्लीडिंग होना, लैटिन या रास्ते में ब्लीडिंग होना, खून उल्टी में खून आना, तो ऐसे ही सिम्टम आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। आपको खुद से इलाज नहीं करना चाहिए, आपको स्पेशलिस्ट से बात करनी चाहिए। एक्यूट वेट लॉस होना कि 1-2 महीने में 5-7 किलो वजन कम हो गया, सडनली वजन कम हो गया, सडनली भूख लगना बिल्कुल बंद हो गई है, खाना निकलने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, या फिर भूख एकदम ही चली गई है, तो इस तरह के जो सिम्टम्स है, ये जनरल डॉक्टर होता है जॉन्डिस होना, तो ये थोड़ा ऐसे अलार्मिंग सिम्टम है, जिनको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, आपको स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। देखिए, जो हम देखते हैं कि अगर आप देखेंगे कि नॉर्मल पॉपुलेशन के अंदर अगर आप एक आदमी से पूछेंगे तो उनको कोई ना कोई गैस्ट्रिक इश्यूज डेली बेसिस पे होते हैं। किसी को कभी एसिडिटी होगी, कभी हम कुछ आटा खा लेते हैं, अगले दिन एसिडिटी हो जाती है, तो हर एक सिम्टम कैंसर का सिम्टम नहीं है। जो थंब रूल वो ये है कि कैंसर का सिम्टम जो है वो परसिस्ट करता है। कोई भी ना साधारण एसिडिटी जो है वो आएगी और चली जाएगी, ठीक है। कैंसर का जो भी सिम्टम होंगे वो परसिस्ट करेंगे, और थंब रूल ये कहता है कि अगर कोई भी सिम्टम 2 हफ्ते से ज्यादा परसिस्ट कर रहे हैं, शरीर के अंदर कोई गांठ, कोई लक्षण ऐसे हैं जो 2 हफ्ते से ज्यादा परसिस्ट कर रहे हैं और साधारण दवाई से बंद करने के बाद वापस आ गए हैं, तो इमीडिएटली उसकी जांच करानी चाहिए। तो उसमें बड़े सिंपल सी चीजें हैं कि किसी को अगर मोशन में ब्लड आ रहा है, साथ में पेट में दर्द है, या मोशन बदल गया है, जो पहले या उसको कॉन्स्टिपेशन रहने लगे या लूज मोशन होने लगे हैं, तो इमीडिएटली जाके डॉक्टर को दिखाएं। सिंपल सा टेस्ट जैसे कि हीमोग्लोबिन की जांच करानी है, सपोज उसका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो सबसे पहली जांच उसके अंदर हो जाती है कि कोलोनोस्कोपी कराइए, हो सकता है उसकी बड़ी आंख के अंदर कोई ट्यूमर बन रहा हो। तो बड़े सिंपल टेस्ट हैं जिससे हम इनिशियल स्टेज पे ही इन कैंसर को पकड़ सकते हैं, और यही मेन मकसद ये है इस ओपीडी का कि एक ना केवल इलाज करना बल्कि एक जागरूकता फैलाना,
कि किस तरीके से जो एक साधारण लक्षण है उसको पकड़ें और मरीज को जो है अर्ली स्टेज में ही पता चल जाए कि ये एक स्टेज 1 या स्टेज 2 का कैंसर है, और आप मानेंगे नहीं कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 कैंसर ऐसे कैंसर हैं जिसमें बहुत हद तक प्योर है। स्टेज 1, स्टेज 2 तो ऑलमोस्ट क्योरेबल है, स्टेज 3 के अंदर सर्जरी के बाद कीमो चलती है और उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी एडवांस हो गया है। अभी जो है सिम्टम्स को पकड़ने की एक मेन जरूरत है। सर कोई सिस्टम ऐसा भी है जो जैसे जीभ में भी कई बार उससे भी कुछ पता लगता है, कुछ ऐसी कोई चीज़ है उसके बारे में? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब हम पेशेंट से मिलते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि उसकी हिस्ट्री पूछते हैं कि आपको लक्षण क्या है। दूसरी चीज होती है एग्जामिनेशन। तो मेन जो 90% डायग्नोसिस है वो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन में बनता है। जैसे आपने पूछा जीभ पे देखने से क्या पता चल जाएगा कैंसर है या नहीं है पेट का, तो ऐसा बिल्कुल स्पेसिफिक कोई एक चीज नहीं है जिसको देख के हम बता दें हाँ ये है कि कई बार जीभ को देख के पता चलता है कि इसमें खून की मात्रा की कमी है, तो उससे हमें पता चल जाएगा इसका हीमोग्लोबिन एक टेस्ट कराना चाहिए। ये जो है पीला लग रहा है आदमी, इसको जो है हमारे हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराना चाहिए। उससे हम आपको पता चल सकता है कि इसके पेट को छू के और बाकी सारे टेस्ट करके कि हाँ कोई ऐसा रोग तो नहीं है जिसके लिए और ज्यादा फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। डॉक्टर साहब ये स्पेसिफिक कितनी एज के जो लोग हैं जो इसके पेट में आ रहे हैं कैंसर की, जो कैंसर वाला? तो इसमें ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए जो नॉर्मली देखा गया है कि जो कैंसर है वो ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। ओल्ड एज मतलब कि मोर देन 60 इयर्स ऑफ एज। अगर हम जैसे हम पेट के कैंसर के विशेषज्ञ हैं, हमारे पास जो 70 से 80% पेशेंट जो आते हैं वो कोलोन और रेक्टल कैंसर पेशेंट आते हैं, सबसे ज्यादा कॉमन है। और ये देखा गया है कि हमारी अपने भी जो स्टडी थी उसमें भी हमने देखा कि अब जो है 40 साल से नीचे के पेशेंट भी कई बार कैंसर से प्रभावित हैं। तो हमारी स्टडी के अंदर निकला था कि 26% पेशेंट जो है वो लेस देन 50 इयर्स ऑफ एज, और 13-14% पेशेंट ऐसे थे जो जिनकी उम्र जो थी 40 साल से भी कम। तो इंडिया के अंदर और ग्लोबली भी जो डेटा वो कह रहा है कि कोलोरेक्टल कैंसर का इंसिडेंस जो है वो यंगर एज ग्रुप के अंदर भी बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे करके। और उसका मेन कारण जो है अगर मैं सिर्फ यंग जनरेशन की बात करूंगा उसके अंदर भी अगर 20% पेशेंट के अंदर हेरिडिटरी कैंसर्स मिलते हैं, लेकिन 80% कैंसर्स जो है वही अगेन सेम उसका रिस्क फैक्टर होता है, दैट इज लाइफस्टाइल रिलेटेड कैंसर। खान पान और किस तरीके का लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और जो खान पान, लो फाइबर डाइट सबसे मेन रीजन है। जिस तरीके का खाना आजकल खाया जा रहा है, रेड मीट, स्मोक्ड मीट्स, सबसे बड़ा कारण तो मोमोस का होगा, सबसे बड़ा कारण तो मोमोस का होगा। जितना भी खाना जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड जितने भी हैं वो सारे के सारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक्ड हैं हमारे गट की पुअर हेल्थ से लेके। मतलब कैंसर तो चलो एक बहुत लेट सिम्टम है, उससे पहले बहुत सारे सिम्टम्स आने चालू होते हैं, ठीक है ना। रोज पेट खराब रहना, रोज पेट में दर्द रहना, तो इस तरीके के सिम्टम्स हैं वो अल्ट्रा प्रोसेस फूड से होते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स के अंदर इस तरीके के केमिकल्स होते हैं, एमल्सिफायर्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, हमारे अंदर की गट की लाइनिंग के ऊपर जो म्यूकस लेयर होती है वो पूरी तरीके से खत्म कर देती है, जिस तरीके से जो है पेशेंट को सिम्टम्स आने चालू होते हैं। तो वो आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप जब इस तरीके का खाना खाते हैं नेक्स्ट 1-2 दिन तक पेट में थोड़ी हलचल रहती है, तो उसका कारण ये है। वो डायरेक्टली कभी भी कैंसर नहीं करेगा, बट एक आदमी जो 5 साल के बच्चे से लेकर जो इस तरीके का खाना अपनी जीवन में खा रहा है, तो 80% केसेस में वही रीजन मिला है। सालाना कितने मरीज आ जाते हैं सालाना, ऐसे नए मरीज जो आ रहे हैं? सो वही हम बता रहे हैं कि अगर हम 100 मरीज देखते हैं उसमें 26% पेशेंट ऐसे हैं जो लेस देन 50 इयर्स ऑफ एज, तो बहुत कॉमन हो गया है। डॉक्टर साहब आप यहाँ सिर्फ ओपीडी देने वाले हैं या कोई पैट स्कैन लगने वाला आपके यहाँ पर, या फिर कोई ऐसे सर्जन आने वाले हैं जो बायोप्सी करे, उसके बाद कोई ऐसी लैब है जो बायोप्सी का टेस्ट यहाँ पर आपके साथ हमारी तो नहीं है, यहाँ पर कुछ भी रेडिएशन भी नहीं है, करनाल में तो कुछ नहीं है, मेडिकल की बात करेंगे। वो 1000 वीडियो ऐसे डेली अपलोड होते हैं रील्स के, जिसमें आयुर्वेदिक के जो डॉक्टर्स हैं, जो ज्ञाता हैं, वो लोग चैलेंज करते हैं कि अगर आप एलोपैथी में चले जाओगे तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप कम से कम ज़्यादा नहीं तो एक पेशेंट है जो उसका घर बार दुकान मकान सब बिक जाएगा, सड़क पे आ जाएगा। ये क्या चक्कर है, ये खेल कौन सा चल रहा है? एलोपैथिक और आयुर्वेदिक के अंदर कंपटीशन है, क्या चक्कर क्या है ये वाला? देखिए आयुर्वेदिक तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ, ये तो ये मार्केटिंग कोई कंपनी कुछ भी कर सकता है, तो उसके बारे में तो मैं नहीं कहता। मैं तो सिर्फ साइंस
मैं जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है उन्हीं ट्रीटमेंट्स की बात कर सकता हूँ। तो साइंटिफिकली प्रूव ट्रीटमेंट मैंने एम्स से पढ़ाई है, मैंने जो एम्स से करी। तो जो साइंटिफिकली प्रूव ट्रीटमेंट है उसी को कमेंट कर सकता हूँ। जो साइंटिफिकली प्रूव नहीं है और वो वीडियो तो कोई कुछ भी डाले तो उसके बारे में कमेंट करना ठीक नहीं होगा। जहाँ तक सर्विसेज की बात है, आई वुड से कि यहाँ पर अभी हम ओपीडी स्टार्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर बायोप्सी इस पेज में जुड़ते हैं, ऑलरेडी रावल हॉस्पिटल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्विस अवेलेबल है, ऑलरेडी बायोप्सी वगैरह ऑलरेडी अवेलेबल है। डेफिनेटली रेडिएशन और अगर ऐसा एडवांस ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है तो उसके लिए उसको देखिए बुलाएंगे। डॉक्टर साहब 2 साल पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनकी वाइफ भी खुद डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा हमें आयुर्वेदिक से ठीक हुई है वाइफ, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? वो पहले कीमोथेरेपी कंप्लीट कर चुकी थी, ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी कंप्लीट हो गई, तो कीमोथेरेपी का 6 महीने साल में कितने कोर्स में होता है वो ठीक हो गए, कितने कोर्स में ठीक हो गए थे? मुझे अब डिटेल तो नहीं पता, बट आइडिया वैसे तो ये काम पेशेंट है वो फर्स्ट कीमो में ठीक हो सकता है, सेकंड में, थर्ड में, या उसकी रिपोर्ट ठीक आने के बाद दोबारा कीमो की जरूरत है या नहीं है? देखिए वो कीमो जो बिल्कुल सही क्वेश्चन है, पर वही इसमें ऑर्गन वाइज और स्टेज वाइज फर्क होता है। गवर्नमेंट कैंसर जैसे यूजुअली 6 साल की कीमोथेरेपी दी जाती है। मैं कहता हूँ गांठ है अंदर पेट में और वो फर्स्ट कीमो के बाद गायब हो जाती है, उसके जो मल्टीपल्स और जो उसके फैलाव हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, फिर उस पेशेंट को क्या करना चाहिए? देखिए सीधी सी बात है कि जो ट्रीटमेंट होता है वो अगर आप साइंटिफिक ट्रीटमेंट की बात करेंगे वो यूनिवर्सली एक ही जैसा मिलेगा। जो जहाँ पे भी एक कायदे से ऑन्कोलॉजी प्रैक्टिस की जा रही है, कैंसर की जांच की जा रही है और ट्रीटमेंट किया जा रहा है, वो चाहे वो दिल्ली में हॉस्पिटल हो चाहे अमेरिका में हॉस्पिटल हो, गाइडलाइंस सेम फॉलो की जाती हैं और उन्हीं उसका 2 मेन तरीके से इलाज बनाया जाता है। जैसे डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि कैंसर किस अंग में है और वो कौन सी स्टेज में है, 2 मेन चीजें होती हैं। तो ज्यादातर हम जो देखते हैं जीआई कैंसर जो है उसका मेन जो ट्रीटमेंट होता है वो सर्जरी होता है। सर्जरी एक मुख्य ट्रीटमेंट है। चाहे अब हमारे को ट्यूमर बोर्ड में बैठ के और पेशेंट की कंडीशन को देख के डिसाइड करना होता है कि इसमें सर्जरी पहले करना है या पहले हमें कीमोथेरेपी देना है। कई बार जो रेडिएशन देना है एग्जैक्टली, तो रेडिएशन जो है वो हर एक कैंसर के अंदर नहीं दिया जाता। कुछ कैंसर ऐसे हैं जिसमें हम रेडिएशन देते हैं शुरुआत में ताकि उस कैंसर को श्रिंक किया जाए और उसके बाद सर्जिकली उसको निकाल दिया जाए। तो जो 2 मेन का कैंसर है हमारे शरीर में जिनमें रेडिएशन दिया जाता है वो है रेक्टल कैंसर और एक है फूड पाइप कैंसर। इनमें हमेशा कभी भी हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसको एनालाइज करते हैं कि क्या इसमें रेडिएशन देने फायदा होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अगर रेडिएशन देने की जरूरत है तो हम पहले रेडिएशन देते हैं, साथ में कीमो देते हैं, श्रिंक करते हैं, 2 महीने रुकते हैं, उसके बाद सर्जरी करके उसको निकाल देते हैं। सबसे अच्छे आउटकम्स उसी तरीके से देखे गए। अगर हम कहें कि नहीं इनमें सीधा आप सर्जरी कर दो उसके बाद कीमो दे देते हैं तो उसमें अच्छे आउटकम्स नहीं है। तो वो प्रॉपर प्लान जो बनता है वो बीमारी के हिसाब से बनता है कि क्या बीमारी है, किस अंग में बीमारी है और क्या किस स्टेज में। इसका ये पोर्टफोलियो क्या है इसका कैंसर का पूरा? पोर्टफोलियो माने इसकी गाइडलाइंस क्या है? गाइडलाइंस है बहुत सारी गाइडलाइंस है, जैसे आईसीएमआर की गाइडलाइंस है, एनसीसीएन बात करें एनसीसी तो कोई गाइडलाइंस नहीं है। सारी गाइडलाइंस है आप सर्च करिए आईसीएमआर की वेबसाइट पे, रेक्टल कैंसर का गाइडलाइन सर्च करिए। एनसीसीएन गाइडलाइंस है जो हम फॉलो करते हैं, कि एस्मो गाइडलाइंस है। जो सारी जो गाइडलाइंस है वो हर एक कंट्री की स्पेसिफिक बॉडीज ने गाइडलाइंस बनाई है और गाइडलाइंस बनती है वो सारी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर सारे लोग बैठते हैं, जितना भी लिटरेचर पब्लिश होता है पूरे वर्ल्ड में उस पर अध्ययन किया जाता है और उसके बाद ही वो पेपर के अकॉर्डिंग ही गाइडलाइंस तैयार होती है। तो मोस्टली जो ट्रीटमेंट होता है वो गाइडलाइंस के हिसाब से ही होता है। एनसीसीएन गाइडलाइंस है, यूरोपियन गाइडलाइंस है, जापानीज गाइडलाइंस है और आप देखेंगे 99% ऑफ द गाइडलाइंस की जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है वो सेम है। थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, जैसे जापानीज जो है थोड़ा अलग तरीके से सर्जरी करेंगे, वो वहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से सर्जरी करेंगे, बट उसके अलावा जो है गाइडलाइंस जो है मोस्टली सेम, इंक्लूडिंग इंडियन गाइडलाइंस। जैसे मैंने बताया स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स, अब इंडिया के अंदर स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखना पड़ता है कि गवर्नमेंट को कि कौन से कैंसर का इंसिडेंस ज्यादा है, कौन से कैंसर में। अब हम जापानीज स्क्रीनिंग वहाँ पे तो स्टमक कैंसर का स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल है, अब वो हमारी कंट्री में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि स्टमक कैंसर का इंसिडेंस ही कम है। तो उसलिए वो जो स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स हैं उसमें हमेशा गवर्नमेंट का रोल होता है कि किस तरीके के स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स जो है हमारी कंट्री में जो होता है। तो डॉक्टर साहब क्या नॉनवेज में ज्यादा कैंसर की संभावना रहती है जो नॉनवेज लेते हैं नॉनवेज? तो मतलब हर कैंसर की संभावना ज्यादा नहीं होती, पर अगर लार्ज परसेंट कोलोन की बात है, बड़ी आंत का कैंसर डेफिनेटली प्रूवन है कि जो नॉनवेज ज्यादा खाते हैं उनको बड़ी आंत का कैंसर ज्यादा होता है।
हर कैंसर बढ़ता है सर। डॉक्टर साहब एक मेरा सवाल है कि जैसे आपने बताया स्टेज 3 के बाद सर्जरी उसका ऑप्शन है, मान स्टेज 3 का जो कैंसर है उसके बाद सर्जरी है, तो सर्जरी के बाद भी उसमें जो जिन मरीजों की सर्जरी हो रही है सर्जरी की सक्सेस रेशो कितनी है? अक्सर देखने में आता है कि सर्जरी होने के बाद 6 महीने बाद फिर से कैंसर के सिम्टम्स अक्सर तो ये चीज गलत है कि अक्सर देखने को आता है। मेन चीज है कि स्टेज वाइज मैंने बताया कि जैसे अगर स्टेज 1 या 2 का ट्यूमर है, कोलोन कैंसर स्टेज 1, 2 आपने सर्जरी करी, उनमें कीमो देने की भी जरूरत नहीं पड़ती बहुत बार, और वो पेशेंट जो है उसमें 80% से ज्यादा क्योर रेट है। 80% क्योर रेट मतलब जो आदमी अगर उसको छोड़ देते तो 6-8 महीने 1 साल में वो उसका जीवन खत्म हो जाता। ऐसे पेशेंट को सही टाइम पे डायग्नोज करके अगर आप सिर्फ सर्जरी कर दो, स्टेज 1 कैंसर निकल जाए, स्टेज 2 में कैंसर निकल जाए, उसके अंदर 80% से ज्यादा पेशेंट जो है लाइफ लॉन्ग के लिए क्योर हो गए, और ऑलमोस्ट 100% पेशेंट्स की जो 5 ईयर सर्वाइवल है ऑलमोस्ट 100% के करीब आ जाता है स्टेज 1 स्टेज 2 में। स्टेज 3 में क्या होता है, मतलब स्टेज बढ़ गई, मतलब ट्यूमर जो है वो आंत से बाहर निकल के लिम्फ नोड में चला गया, तो उसमें सर्जरी के बाद कीमो देना पड़ेगा, और उसमें जो है सर्वाइवल थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे स्टेज बढ़ेगी सर्वाइवल, बट उसमें भी देखा गया 60% सर्वाइवल, 60% लोग जो है ऑलमोस्ट। आप सोचिए कि जहाँ पे वो आदमी बच नहीं सकता है, अगर किसी को आज पहला लक्षण आ गया, अगर कोई इलाज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो तो बढ़ेगी ना बीमारी, तो उसको तो किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते। तो अगर सही टाइम पे इलाज हो रहा है कैंसर का, तो मेन इलाज ये है कि सही टाइम पे आप इलाज करें, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं। बेसिकली क्या है कि कैंसर का पेशेंट जो है जब कीमो होता है कीमो से घबराता है, बेसिकली वो कीमो नहीं कैंसर वर्ड से घबराता है। तो हर एक आदमी जो है इससे घबराता है, वो अंडरस्टैंडेबल है कि ये बीमारी इतनी घातक है, क्योंकि 30 साल पहले जाए 40 साल पहले जाए तो इसका इलाज ही नहीं था। तो अब जो है बहुत अच्छा इलाज है। इवन स्टेज 4 के कैंसर्स हम बहुत कॉम्प्लेक्स कैंसर्स डील करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर भी बहुत हद तक इलाज है स्टेज 4 के अंदर। डॉक्टर नेटपाल जी, मतलब क्या आपके यहाँ सारी सुविधाएं हैं? तो कैंसर का स्क्रीनिंग शुरू हो रही है, चिकित्सा शुरू हो रही है, जैसे ओपीडी शुरू हो रही है, तो किस तरह की सुविधाएं आपने और बताई है जिससे घटना के लोगों को फायदा मिले? इसके लिए जैसे सुनील थोड़ी देर पहले बात की थी कि इसके हम क्या फैसिलिटी दे सकते हैं करनाल में ही, क्योंकि पेशेंट के लिए मुख्य तौर पर मुद्दा यही है। अब हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, डॉक्टर प्रवीण भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, सर्जरी के बाद पता चलता है सस्पिशियस केस आते हैं हमारे पास, हम किसी को सलाह देते हैं कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है और ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर हमें एक एक्सपर्ट टीम की हेल्प चाहिए। हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो हम ये कहेंगे कि आप दिल्ली या चंडीगढ़ किसी बड़े हॉस्पिटल में जाइए और अपने डाउट दूर करा के आइए। तो अगर आपके शहर में वो फैसिलिटी मिल जाती है, सबसे पहला काम तो ये है कि ट्रीटमेंट तो जो सेकेंडरी पार्ट में बीमारी क्या निकल के आएगी। सबसे बड़ा तो पेशेंट का मन का डर निकालना बहुत जरूरी है कि हमारे पास ट्वाइस मंथली, महीने में 2 बार टीम आनी। और आप टेस्टों की बात करें तो मैक्सिमम जो टेस्ट होते हैं पेट स्कैन से नीचे वाले जो टेस्ट होते हैं, सीटी स्कैन है, बायोप्सी है, एफएमसी है, ब्लड टेस्ट है, ट्यूमर के ब्लड टेस्ट भी होते हैं जिनको ट्यूमर मार्कर्स हम बोलते हैं, वो सारी फैसिलिटी आपके शहर में अवेलेबल है। तो उससे क्या फायदा होता है, वो टेस्ट कुछ हम एडवाइस करते हैं, कुछ एक्सपर्ट टीम की एडवाइस ले लेंगे। तो मान लो किसी पेशेंट को कैंसर है ही नहीं लेकिन डाउट था, तो वो आपके शहर में रह के, आपके घर में रह के वो डाउट दूर होगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बेनिफिट तो ये रहेगा शहर के अंदर जो हम चाहते हैं, उसके लिए जो फैसिलिटी हम क्रिएट कर सकते हैं कोशिश करेंगे वो शहर में आपके मिल जाए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि एक बार अगर मान लो एक कैंसर का पेशेंट कहते हैं कि चाहे ठीक भी हो जाए वो कैंसर का पेशेंट रहेगा, उसका तात्पर्य सिर्फ ये है कि कुछ % चांस हमेशा रहेगा कि उसको रिकरेंस दोबारा ना हो जाए, तो उसका फॉलो बहुत जरूरी है पेशेंट के लिए। हमारे देखो आज की डेट में जितने भी लोग कोई भी काम करता है, हम भी काम करते हैं, कोई भी काम किसी तरह का काम भी करते हैं, लोगों के पास टाइम बहुत कम है, सारा काम छोड़ना पड़ता है, परिवार छोड़ना पड़ता है, दूसरे शहर जाना पड़ता है टेस्ट करने के लिए। वही फॉलो आपके शहर में जाके हो सकता है, कुछ फॉलो अप हम मेंटेन कर लेंगे, कुछ लोग सब आते रहेंगे, उसका बेनिफिट ये रहेगा कि 6 महीने बाद जो रूटीन टेस्ट प्रोफाइल है, जो ईयरली कुछ टेस्टिंग होगी उनकी, वो सारी फैसिलिटी आपके शहर में रहेगी। सर एक सवाल है, क्योंकि यहाँ के जो अमीर लोग हैं वो तो आपके हॉस्पिटल को मान लीजिए कोऑपरेट कर लेंगे, लेकिन जो बहुत गरीब तबके के लोग होते हैं
आपके जो रूम्स होते हैं वो ही इतने महंगे होते हैं कि अगर वो 10 दिन रुक जाए तो उसी के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो ऐसे में वो पूरा इलाज कैसे करें? वो तो जिंदगी से चला जाएगा ना। बिल्कुल आप कैसे करेंगे? किस तरीके की सुविधा दे सकते हैं? बढ़िया बैठे हैं और मैं इस बात में हमेशा किसी पेशेंट को मना नहीं करता। इसमें डॉक्टर प्रवीण भी रहे, मैं भी रहा हूँ, और हमारी हमेशा आदत रहेगी जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम पेशेंट हैं हम एकोमोडेट करते हैं, चाहे वो आयुष्मान में करते हैं या कैश में भी करते हैं। किसी पेशेंट को इस वजह से कभी मना नहीं करते कि हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे। दूसरा, आप देखिए कि अगर एक पेशेंट को डायग्नोज करना है, किसी भी टेस्ट से करना है, जो टेस्ट आपके शहर में रह के यहाँ पर ओपीडी बेसिस पे हो जाएगा, उसके लिए पहली बात तो एडमिशन की जरूरत नहीं है पेशेंट। और ओपीडी बेसिस पे भी पेशेंट को अब ये कि हमारा कोई भी ऐसा पेशेंट रूटीन में नहीं जाता है। 50 to 80% जो कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फाइनेंशियली कहीं, हम उनका सारा काम डिस्काउंटेड कराते हैं। वो चाहे डॉक्टर साहब की सर्जरीज हो या हमारे रूटीन टेस्ट भी, उसमें ब्लड टेस्ट भी आ रहे हैं और कैंसर से संबंधित कोई भी टेस्ट है जैसे FNAC बायोप्सी, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वो एक आम जन की रेंज में रहेगा, सब उसको अच्छे से करा। सर आयुष्मान का भी कुछ सुविधा है आपके इसमें? देखिए, आयुष्मान की हम फैसिलिटी रूटीन में जनरल सर्जरी जितनी भी पेट से संबंधित सर्जरीज हैं वो डॉक्टर प्रवीण हमारे पास आयुष्मान के तहत कर रहे हैं, उसमें किसी मना है। अब उन पेशेंट्स आप देखिए, उन पेशेंट्स की बायोप्सी भेजी जाती है, उन पेशेंट्स को किसी को उसके अंदर पेट की जैसे पिट डली है या कोई और ऑर्गन है ऑपरेट हुआ है, अगर उसका कैंसर निकल आता है तो वो बेनिफिट आप इनकी हेल्प से ले सकते हैं। एटलीस्ट हमने बेनिफिट अपना रोल प्ले कर देंगे। डॉक्टर साहब ओपीडी की जानकारी दे दो, सप्ताह में कितने दिन रहेगी और कहाँ पे रहेगी? थोड़ा जगह भी बता दें। सेकंड एंड फोर्थ थर्सडे में फाइनल रावल हॉस्पिटल में, जो कि अपने दयाल सिंह कॉलेज रोड, दूसरा चौथा वीरवार। तो अलग फीस रहेगी इनकी या ओपीडी में चलेगी? अभी अपनी शुरुआत करेंगे, टीम सारा बता देंगे। हम शुरुआत में यही चाहते हैं कि पेशेंट को, आम जन को इसका फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट मिले, विद दैट कुछ होगा तो हम लेंगे। ये